Good morning, students. Today I will teach to you forms of types of communication. बेसिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तीन प्रकार के होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा संचार जिसके अंतर्गत शब्द एवं भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्द भाषा का प्रयोग करके जब सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है तो ऐसे संचार को हम वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है: ओरल और रिटन, मौखिक संचार एवं लिखित संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा संचार जिसके अंतर्गत हम शब्द और भाषा का प्रयोग नहीं करते, अपितु हम अन्य तरीके के माध्यम से सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। अन्य तरीके संकेत, इशारा, हाव भाव इत्यादि हो सकते हैं, उसके द्वारा हम सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। ऐसे संचार को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं। इसमें काइनेसिक बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, पारा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, साइन लैंग्वेज इत्यादि को हम शामिल करते हैं। तीसरा संचार है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के संचार का एक मिश्रित रूप है, जिसके अंतर्गत हम मौखिक संचार तो कर ही रहे हैं, मौखिक तो लिखित संचार तो कर ही रहे हैं, किंतु वो वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम हमारा फोटो के माध्यम से सचित्र हम सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। ऐसे संचार के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, वेबएक्स, वेबिनार, गूगल मीट, टीम, वीडियो, ऐसे बहुत से संचार के वर्तमान समय के अंतर्गत तरीके हैं जिसके आधार पर हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। अब अपन एक एक करके संचार को पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आप लोगों को ओरल कम्युनिकेशन के बारे में समझाऊंगा। व्हाट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन? इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग ए मैसेज इन स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। Exchange of opinions is done with the help of spoken words. The receiver as well as the sender of message are facing each other in this mode of communication. मौखिक संचार वो संचार है जिसके अंतर्गत संदेश को मुंह से बोलकर भेजा जाता है। ऐसे संचार के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर किया जाता है। साथ ही संचार में संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति आमने सामने ही होते हैं। मौखिक संचार के अनेक साधन हो सकते हैं: रेडियो, टेलीविज़न, इंटरव्यू, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन इत्यादि, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भाषण, सभा, डिस्कशन, ये सभी मौखिक संचार के विभिन्न प्रकार के साधन कहे जा सकते हैं। वायलिन ने मौखिक संचार के बारे में कहा कि मौखिक संचार संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वोपरि है, क्योंकि इस प्रकार के संचार में शब्दों के साथ साथ में शारीरिक भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे संदेश भेजने वाले व्यक्ति के हाव भाव, पोस्चर, गेस्चर को भी जाना जा सकता है। मतलब ओरल कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट ये कहा जा सकता है, ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम न केवल मौखिक संचार ही कर रहे हैं, केवल हम मुख उच्चारण के माध्यम से संचार ही कर रहे हैं, अपितु इसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का समावेश भी कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, ओरल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है सेव टाइम। इससे समय बचता है। सूचना प्रेषित करने के अंतर्गत जो समय लगता है, डाक के माध्यम से या अन्य किसी रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचना को संप्रेषित किया जाता है, तो उसमें समय बहुत अधिक लगता है। ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला दोनों ही पक्षकार आमने सामने होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंतर्गत समय की बचत होती है, क्योंकि तुरंत ही रिसीवर से फीडबैक भी सेंडर को प्राप्त हो जाता है, और सेंडर भी अगर उस फीडबैक को प्राप्त करने के पश्चात पुनः किसी प्रकार की सूचना को संप्रेषित करना चाहता है तो वो सूचना को संप्रेषित कर सकता है। इससे समय की बचत होती है। इकोनॉमी। मौखिक संचार के अंतर्गत
किसी प्रकार के का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही पक्षकार आमने सामने हैं। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से कर रहे हों, चाहे वो भाषण के द्वारा कर रहे हों, डिस्कशन के द्वारा संचार कर रहे हो, इंटरव्यू के माध्यम से संचार कर रहे हो, यहाँ पक्षकार दोनों ही आमने सामने होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो संचार के साधन हैं उनके इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, और उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस की आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसलिए ये संचार इकोनॉमिकल होता है। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, मौखिक संचार का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंतर्गत सूचनाएं स्पष्ट होती है। सूचनाएं स्पष्ट इसलिए होती हैं क्योंकि कहने वाला क्या कह रहा है और सुनने वाला को अगर बात समझ में नहीं आती है तो तुरंत पूछ सकता है। इसलिए संदेश के अंतर्गत स्पष्टता इसके अंतर्गत पाई जाती है। मोर इफेक्टिव ये होता है क्योंकि इसके अंतर्गत तुरंत फीडबैक की प्राप्ति हो जाती है, तो संचार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य फुलफिल हो पाएगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका कहा जा सकता है, दैट इज़ ए कॉर्पोरेशन। इस संचार के माध्यम से समूह भावना विकसित होती है, टीम स्पिरिट विकसित होती है, दोनों पक्षकारों के मध्य सहयोग की स्थिति इसके माध्यम से उत्पन्न होगी। दोनों ही प्रकार के पक्षकार, प्रेषक और प्रेषिती, दोनों ही प्रकार के पक्षकार मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करते हैं और संचार ज़्यादा अच्छा प्रभावी हो पाता है। इस संचार का महत्व अन्य रूप में भी हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आराम से हो सकती है। इस संचार के माध्यम से कंसल्टेशन, सलाह मशविरा भी आराम से हो सकता है। ये संचार क्रिएट गुड एनवायरनमेंट, अच्छे वातावरण का निर्माण करता है। इसके माध्यम से हम काउंसलिंग भी, हमारे अधीनस्थों की काउंसलिंग भी संचार के माध्यम से कर सकते हैं। इस संचार की रिकॉग्नाइजेशन भी होती है क्योंकि प्रबंधकों के मानवीय दृष्टिकोण की ओर संचार संकेत करता है और प्रत्येक मानव को में अपने आप को मान्यता की आकांक्षा पाई जाती है। इसलिए रिकॉग्नाइजेशन का बेनिफिट भी इससे प्राप्त होता है। पार्टिसिपेशन और लीडरशिप का बेनिफिट भी इस संचार के माध्यम से प्राप्त होता है। ये संचार के महत्व भी कहे जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि संचार के ओरल कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं। लैक ऑफ प्रूफ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वर्तमान समय के अंतर्गत जब हम संचार कर रहे हैं तो ऐसे संचार के प्रूफ की आवश्यकता भी होती है। ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कहने वाला और सुनने वाला आमने सामने होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रूफ रहने की संभावना नहीं होती और भविष्य के अंतर्गत प्रूफ के बिना बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसका एक सबसे बड़ा दोष है कि यहाँ पर प्रूफ का अभाव, लिखित साक्ष्य का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि मौखिक संचार के अंतर्गत कहने वाला और सुनने वाला आमने सामने होगा। चाहे वो फ़ोन के माध्यम से आमने सामने है, चाहे वक्ता और प्राप्तकर्ता, श्रोता दोनों आमने सामने के रूप में हो, दोनों की प्रेजेंस होना अनिवार्य है। इसके बिना संचार नहीं हो सकता। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि संवाद करने वाला व्यक्ति और संवाद प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों की प्रेजेंस एक साथ मिलना कई बार मुश्किल होती है। देन इसके बाद में जो बात आती है, लंबे संदेश के लिए अनुपयुक्त होता है। जब संदेश लंबा हो, नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग मैसेज, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत मौखिक संचार बोरियत भरा हो सकता है, वो इतना अधिक इफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि श्रोता लंबे समय तक किसी बात को सुन नहीं सकता। ऐसे समय के ऐसी दशा में लिखित संचार ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रेफरेंसेस, इसमें एक बात ये भी आती है कि भविष्य में संदर्भ की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसी सूचनाएं जिनका स्वामित्व सामयिक होता है उनके लिए मौखिक संचार उपयुक्त रहता है, परंतु ऐसी सूचनाएं जो व्यवसाय के भावी संदर्भ के लिए आवश्यक है के लिए मौखिक संचार सर्वदा अनुपयुक्त होता है। किसी संस्था के प्रबंधकों के द्वारा लिए गए निर्णय, निर्धारित की गई नीतियाँ भविष्य में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। इसके लिए रेफरेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल कम्युनिकेशन की बजाय रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव, मोर असेंशियल हम कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से इसके ड्रॉबैक कहे जा सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। तो इसके पश्चात
वर्बल कम्युनिकेशन का जो दूसरा तरीका संचार का है वो है डेट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन इज इन रिटन फॉर्म रादर देन बाय स्पोकन वर्ड्स known as written communication. Every message should be straightforward in its approach rather than crisscrossed. लिखित संचार वो संचार होता है जिसके अंतर्गत मौखिक उच्चारण के माध्यम से या मुख्य उच्चारण के माध्यम से संचार नहीं किया था, अपितु लिखित साधनों के द्वारा लिखित रूप में या मुद्रित रूप में सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। ऐसे संचार के अंतर्गत हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिपोर्ट, सूचनाएं, पत्र इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया भी है, मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कॉमर्शियल बुलेटिन्स, ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल्स, पॉलिसी गाइडलाइंस, जॉब गाइडलाइंस, टेलीप्रिंट्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, सजेशंस एंड प्लान, ये लिखित संचार के तरीके हो सकते हैं। लिखित संचार के बेनिफिट्स क्या हैं? लिखित संचार का बेनिफिट सबसे बड़ा रिटन प्रूफ। लिखित संचार का भविष्य के अंतर्गत लिखित प्रमाण रहता है जो कि भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर होता है, आवश्यक होता है। तो दूसरी बात है करेक्ट मैसेज। लिखित संचार के अंतर्गत जब संचार प्रेषित करने वाला व्यक्ति, प्रेषक, संचार को लिखता है या टाइप करता है या मुद्रित फॉर्म के अंतर्गत उसको प्रेषित करता है, तो उसको पर्याप्त समय मिलता है कि वह उस संचार को वापस पढ़ ले, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए, तो दिया जाने वाला मैसेज करेक्ट होगा। क्योंकि मौखिक संचार के अंतर्गत कई बार जल्दबाजी के अंतर्गत गलत बात भी कही जा सकती है, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, प्रभावी संचार का एक अवरोधक कहा जा सकता है। देन बात आती है नो नीड फॉर द पर्सनल कॉन्टैक्ट। लिखित संचार के अंतर्गत पर्सनल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, दोनों पक्षकारों के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। सेंडर के द्वारा लिखित में सूचना प्रेषित कर दी गई, तो ऐसी कंडीशन में रिसीवर अपने समय के अनुरूप वह ऐसे संचार को पढ़ सकता है, देख सकता है। इसके लिए असेंशियल नहीं कि दोनों ही पक्षकार एक ही समय के अंतर्गत उपस्थित हो। कंप्लीटनेस, संचार पूर्ण होगा, क्योंकि लिखित में जब संचार दिया जाएगा तो सभी प्रकार की सूचनाओं को, समंकों को, सभी प्रकार की बातों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया जाएगा, तो कंप्लीटनेस का गुण भी इसमें पाया जाता है। और फिर है इकोनॉमिकल। लिखित संचार बहुत अधिक महंगा नहीं होता। आज हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर का मूल्य 4-4.5 रुपये है। आज हम मैगजीन्स की बात करते हैं या हम बुलेटिन्स की बात करते हैं या मान लीजिएगा हम कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल हुआ, पॉलिसी गाइडलाइंस हुई या किसी प्रकार का कोई भी हम लेटर प्रेषित करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है। एक लेटर प्रिंट आउट की कॉस्टिंग लेस देन 50 पैसा हम कह सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है, ये बहुत अधिक खर्चीला नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम, लिखने के अंतर्गत समय बहुत अधिक लगता है। नो सिक्रेसी, लेटर कई हाथों के अंतर्गत जाता है तो गोपनीयता का अभाव इसके अंतर्गत रहता है। नॉट सुटेबल फॉर द इमरजेंसी, जब अत्यावश्यकता हो, तुरंत सूचनाओं को संप्रेषित करना हो तो लिखित संचार ऐसे समय के अंतर्गत कई बार उपयुक्त नहीं होता है। तीसरा संचार बताया गया ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वर्तमान समय के अंतर्गत ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से दृश्य एवं श्रव्य संचार के माध्यम से सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। और ये संचार ये संचार वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन का इसमें समावेश होता है। इस संचार के अंतर्गत फिल्म्स को हम यूज़ करते हैं, वीडियो को यूज़ करते हैं, कैसेट्स को हम यूज़ करते हैं, मूवीज़, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर्स इत्यादि को हम यूज़ करते हैं। वर्तमान समय के अंतर्गत जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, टीम के माध्यम से, वेबिनार, वेबएक्स के माध्यम से, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वर्तमान समय के अंतर्गत तरीके मौजूद हैं, जिसके आधार पर हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करके हम इफेक्टिव संचार, सचित्र संचार भी, ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ में, ओरल रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ में हम सचित्र संचार भी प्रेषित कर सकते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हैज़ बीन
फेल्ट इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, etc. इन कार्यों के लिए ऑडियो विजुअल संचार ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे कार्यों के अंतर्गत हम अगर ऑडियो विजुअल संचार का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन संचार का जो तीसरा प्रकार है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम सांकेतिक संचार के नाम से भी पुकारते हैं। सांकेतिक संचार क्या है? सांकेतिक संचार ऐसा संचार जिसके अंतर्गत हम शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत हम मौखिक उच्चारण के माध्यम से और नहीं लिखित अथवा मुद्रित रूप में हम सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। अपितु इसके अलावा जब हम विभिन्न प्रकार से सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं तो ऐसे संचार को हम सांकेतिक संचार के नाम से पुकारते हैं। सांकेतिक संचार का जो उद्देश्य होता है, जो फंक्शन है सांकेतिक संचार के, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं संप्रेषित करना, सूचना देना इसका उद्देश्य है। साथ ही ईजी टू वर्क, कार्य को सरल बनाना। सांकेतिक संचार के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में संकेतों के द्वारा बताता है कि कार्य किस प्रकार से करने से अधिकतम कार्य किया जा सकता है, जिससे कार्य करना अति सरल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ईजी टू वर्क, टू एक्सप्रेस फीलिंग। देखिए कई बार हम हमारी फीलिंग्स को, हम हमारे इमोशंस को हम मौखिक उच्चारण के माध्यम से या लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किंतु हम सांकेतिक संचार के माध्यम से हम हमारी भावनाओं को हम दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को फूलों के बुके दिए, इसका मतलब उस संचार उसका तरीका ये इस बात को व्यक्त कर रहा है कि हम आपकी खुशी के अंतर्गत शामिल हैं। ये विभिन्न प्रकार के तरीके जिससे हम हमारे भावनात्मक रूप में भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से हम दूसरे पक्षकार को अवगत करवा सकते हैं। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेज। देखिए मौखिक संचार में फ्लो बहुत फास्ट होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर रिसीवर कई बार उसको ग्रास्प नहीं कर पाता, रिसीवर उसको कई बार डिकोड नहीं कर पाता, रिसीवर उसको ढंग से समझ नहीं पाता। तो वहाँ पर मौखिक संचार के प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य सांकेतिक संचार करता है, क्योंकि सांकेतिक संचार के द्वारा शारीरिक हाव भाव एवं विभिन्न मुद्राओं, पोस्चर एंड गेस्चर के द्वारा, इशारों के द्वारा संदेशों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, जिससे सामने वाला पक्षकार ज़्यादा बेहतर तरीके से सूचना को समझ सकता है। अब प्रश्न आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तरीका है जिसको हम बोलते हैं काइनेसिक, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक संचार। शारीरिक संचार के अंतर्गत आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे शरीर के पोस्चर एंड गेस्चर के माध्यम से हम हमारी बात को, हम हमारी भावना को, हम हमारी सूचना को दूसरे पक्षकार तक पहुंचाते हैं। ऐसे संचार को हम बॉडी लैंग्वेज के नाम से पुकारते हैं। ये सांकेतिक संचार का ही रूप है। सांकेतिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प का कार्य करता है। वर्बल कम्युनिकेशन को के साथ में अगर सांकेतिक संचार को जोड़ दिया जाए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जोड़ दिया जाए, तो संचार ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बेहतर तरीके से हम अपनी बात को दूसरे पक्षकार तक पहुंचाने में सफलता अर्जित करेंगे। फिर आया प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स को हम बोलते हैं दूरी के माध्यम से संचार किया जाता है। कितनी दोनों पक्षकारों के मध्य कितनी दूरी है, कितनी सामीप्यता है। अगर सामीप्यता अधिक है तो इसका मतलब दोनों पक्षकारों के मध्य इंटीमेसी है। वहाँ पर दोनों पक्षकारों के मध्य जो संबंध है वो आपसी संबंध मधुर है। किंतु जब पक्षकारों के मध्य दूरी अधिक होती है तो ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, या उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर औपचारिक रूप से संचार किया जा रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉक्सिमिक्स भी संचार का एक तरीका कहा जा सकता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं पारा लैंग्वेज संचार के समरूप, जिसके अंतर्गत हम हमारी आवाज़ को कई बार ऊंचे स्वर में ले जाते हैं, स्वर को ऊंचे रूप में ले जाएंगे, स्वर को हम कई बार दबाएंगे, स्वर को हम
हम एकदम पोज करेंगे, हम एकदम रुकेंगे और एकदम कई बार हमारे फ्लो को बढ़ा देंगे। दैट इज़ ए पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसके आधार पर हम संचार को और अधिक प्रभावी बनाते हैं और अधिक इफेक्टिव बनाकर हम हमारी बात को दूसरे पक्षकार तक प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को हमने कहा है चित्र के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से हम जब सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं तो ये सब साइन लैंग्वेज के ही तरीके कहे जा सकते हैं। ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम संचार को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या हैं। रिलायबिलिटी। नॉन वर्बल, देखिए, बोलने के अंतर्गत व्यक्ति कई बार औपचारिक रूप से अपनी बात को कहता है, तो हो सकता है कि कई बार बनावटी बात को कह दे, किंतु जो उसके मनोमस्तिष्क के अंतर्गत चल रहा है वो सब बात प्रकट हो जाएगी उसके फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, उसके आई कांटेक्ट के माध्यम से, उसकी पोस्चर के माध्यम से, उसकी गेस्चर के माध्यम से। इसलिए वी आर सेइंग दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोर रिलायबल देन अदर कम्युनिकेशन। तो रिलायबिलिटी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण कहा जा सकता है। फिर आता है क्विकनेस। देखिए, इसके माध्यम से शीघ्र रूप में हम सूचनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। क्विकनेस के भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कहा जा सकता है कि हम फटाफट इसके द्वारा सूचना को संप्रेषित कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पुराने समय के अंतर्गत जब आधुनिक संचार के साधन नहीं थे तो वहाँ पर सांकेतिक संचार के माध्यम से ही सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता था। ढोल बजाकर, अलग अलग आवाज़ निकालकर सूचनाएं संप्रेषित की जाती थी और वो सूचना तुरंत दूर दूर तक पहुँच जाती थी। तो इस सांकेतिक संचार के माध्यम से क्विकनेस भी सांकेतिक संचार का, शीघ्रता भी सांकेतिक संचार का एक बहुत बड़ा बेनिफिट कहा जा सकता है। फिर आता है इकोनॉमिकल। सांकेतिक संचार इकोनॉमिकल है, इसके लिए हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि दूसरे संचार के अंतर्गत हो सकता है कि हमें कुछ धनराशि खर्च करनी पड़े। फिर एक और बेनिफिट इसका कह सकते हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन कई बार भावनाओं को सही ढंग से समझा नहीं पाता। रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी हो सकता है कि सामने वाला पक्षकार आपकी भावनाओं से, आपकी सम्मति से, आपके विचारों से अवगत नहीं हो पाए, किंतु नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा रिसीवर प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा। सही एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कारण उसकी बन पाएगी। तो जब एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होगी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव और बहुत प्रभावी रह पाएगा। अब आता है सांकेतिक संचार की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या सीमाएं, क्या क्या दोष हैं। लीक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि सांकेतिक संचार क्या रहा है, खुले में किया जा रहा है। अब जब खुले में किया जा रहा है तो नेचुरली जो भी पक्षकार उसको देख रहा है, जो भी पक्षकार उसको सुन रहा है, उसको सूचना संप्रेषित हो जाएगी। तो लीक ऑफ सीक्रेसी, इसका गोपनीयता की कमी, इसका एक दोष है। मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर मैंने इंटरप्रिटेशन अलग किया। दूसरा पक्षकार हो सकता है वो अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने परसेप्शन के आधार पर उसका मतलब कुछ अलग निकाले। तो कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन भी इसका एक दोष कहा जा सकता है। गलत अर्थ निकालना भी इसका एक दोष कहा जा सकता है। फिजिकल प्रेजेंस। देखिए, जिस प्रकार हमने कहा था कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से जब हम काइनेसिक का यूज़ करते हैं, या हम पैरा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या हम प्रॉक्सिमिक्स को यूज़ करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, तो वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। देन एक लिमिटेशंस की ओर बताइए, एप्लीकेबल ओनली इन ब्रीफ मैसेज। देखिए, सांकेतिक संचार बड़े संदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है। जब हम ब्रीफ के अंतर्गत मैसेज करना चाहते हैं, संक्षिप्त में मैसेज करना चाहते हैं, तो ही ऐसा संचार ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से सफल हो सकता है। फिर आता है डिफ़िकल्टी टू स्टडी, अर्थात अध्ययन में कठिनाई। सांकेतिक संचार का अध्ययन करना कठिन होता है क्योंकि इसमें संदेश का सही अर्थ केवल उसी दशा में लगाया जा सकता है जब सभी संकेतों का सही अर्थ पता हो। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार संकेतों के अर्थ प्राय बदल जाते हैं। तो इसके लिए ये भी एक इसका दोष कहा जा सकता है, ये भी इसकी लिमिटेशन कही जा सकती है कि अध्ययन में भी ये कठिन होता है।
और फिर आता है डिफ़िकल्ट इन द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। सूचनाओं को इकट्ठा करने में कठिनाई आती है। सांकेतिक संचार व्यवस्था होने के कारण अधिकतम संदेश हाव भाव के माध्यम से, शारीरिक मुख मुद्रा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से किया जाता है। अतः इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करना, प्रूफ के रूप में इसको रखना कठिन होता है। इसलिए कहा जा सकता है सूचनाओं को इकट्ठा करने के अंतर्गत कठिन ये होता है। ये थे हमारे संचार के विभिन्न प्रकार। थैंक्स।